सी पैक को जो है, आपको पता है कि सी पैक जो है वो BRI का एक पार्ट है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका मैं आपको एक कंसेप्चुअल एनालिसिस दूंगा बजाय इसके कि जो मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सी पैक जो है वो आपको पता है कि इट्स पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI का एक लिंक है। BRI के जो 6 कॉरिडोर्स हैं, सी पैक इज़ वन ऑफ देम। और ये जो है वो 2015 में, 14-15 में शायद, आप कंफर्म कर लीजिएगा, डेटें मुझे अक्सर भूल जाती हैं। उसमें इनिशिएट किया गया। इसका पर्पज़ क्या था कि पर्पज़ हम बहुत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। चाइना के जो है वो YBRI में, उसमें उसके सारे जो जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट जो है वो सी पैक से लिंक करते हैं। बी एट दी जिनजियांग रीजन की बात जो हमने की कि वो रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए, एक्सट्रीमिज़म के पॉइंट को ख़त्म करने के लिए, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, उनको नई मार्केट्स के लिए, उसके अलावा स्ट्रेटजिक कंपल्शन भी इसी में आता है क्योंकि चाइना और इंडिया जो है, और US, चाइना और क्या कहते हैं, US और इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस पाकिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एंड US। तो उस तरह करके जो है वो फिर हमारा सी पैक उसी उसी लिंक में आ जाता है। तो जितने भी हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया वो सारे इससे कनेक्टेड हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम बात करेंगे कि सी पैक जो है वो क्या फेजेस क्या थे और क्या पहले किया गया इस पे, उस पर बात कर लेते हैं। फ़ायदे नुकसान आप जो है ना वो इतने आपने ऑब्वियसली सबने पढ़ लिए होंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इन्वेस्टमेंट आएगी और इकॉनमी बेहतर होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। वो सारी चीज़ें लिंक करती हैं, वो आपने बिल्कुल लिख लेनी है यहाँ पे। फेजेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो फर्स्ट फेज़ थी उसे अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट कहते हैं। अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट क्या थे? ये फर्स्ट फेज़ जो थी उसका जो है वो प्राइम फोकस जो था वो दो चीज़ों पे था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एनर्जी। अब किसी भी जो एक कंट्री है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, उसने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बेहतर करना है, तो कौन सी जो दो मेजर चीज़ें होंगी, जो दो मेजर फैक्टर होंगे जो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पेक्ट कर रहे होंगे? क्लास स्ट्रक हो गई है या मेरी शायद कोई मैम जो है वो लीव कर गई है, उनका मैसेज आया। अच्छा, वो जो है दो मेजर जो हैं वो किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है किसी कंट्री के बॉटल नेक्स होते हैं, बॉटल नेक्स। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? रोड्स का नेटवर्क, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी जो चीज़ें हैं, जब किसी कंट्री में रोड्स ही ठीक तरह नहीं होंगे तो वो अपनी प्रोडक्ट बना भी कहीं लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको वो पहुंचा नहीं सकेगा टाइमली। अगर पहुंचा भी दी तो उसको पहुंचाने में उसको कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो दुनिया की जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ compete नहीं कर सकेगा और वो अपनी चीज़ें बेच भी नहीं सकेगा, उसकी इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो पहला जो क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक। सेकंड बॉटलनेक क्या होता है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? एनर्जी। आप कुछ बनाना भी चाहें, आपके पास कोई प्लांट लगा हुआ है लेकिन उस प्लांट को चलाने के लिए आपके पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो आप जो है वो कैसे कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट बना सकेंगे? तो सी पैक ने क्या किया, जो सी पैक की फर्स्ट फेज़ थी
जिसे अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट कहते हैं, 46 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी। उसने इन दो बॉटलनेक्स पे काम किया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, गवादर पोर्ट डेवलप की गई, वो उसका इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली उस प्रोजेक्ट का नाम है, मैं अभी लिख के आपको बता देता हूँ। और दूसरा जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स अराउंड जो है वो ये 46 बिलियन यूएस डॉलर में से 34 बिलियन यूएस डॉलर, अराउंड 34 है, 1 बिलियन ऊपर नीचे हो सकता है, ये जो हैं ये सिर्फ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे लगाए गए, ताकि जो है वो पाकिस्तान के लिए बिजली बने। और आपको पता है कि सी पैक जो है पाकिस्तान का जो है वो लोड शेडिंग का मसला जो है उसको हल करने में सी पैक का बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो एनर्जी के कितने मैं देख देता हूँ कितने मेगावाट जो है वो सी पैक ने उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट किया। कहीं मैंने लिखा होगा अपने नोट्स में, असल में चली गई है लाइट तो मुझे कुछ नज़र भी कम आ रहा है। काफ़ी सारे जो है वो ये भी मैं खैर आपको आप मुझे याद करवाइएगा, मैं देख के आपको बता दूंगा कि कितने मेगावाट जो है वो बिजली ऐड हुई। और जो हमारी लोड शेडिंग का मसला काफ़ी हद तक सेवेरिटी उसकी कम हो गई, वो सी पैक की वजह से हुआ। और ये एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाइड्रो पार्क के अभी चल रहे हैं। आपको पता है कि जो हाइड्रो पार्क के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन टाइम होता है वो कोई 1-2 साल नहीं होता है, जनरली 5 से 5, 7, 8 साल होता है। तो वो अभी भी चल रहे हैं। और वो उनके जब वो एडिशन होगी हमारी हमारी हमारे प्रोडक्शन में, तो ऑब्वियसली जो है उससे एक तो कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा, कम होगी, और दूसरा हमारी कैपेसिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सीपैक ने क्या किया, अर्ली हार्वेस्ट के जो प्रोजेक्ट थे उसने जो हमारी मेजर बॉटल नेक्स थी इकॉनमी में उसको दूर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एनर्जी डेवलप की। ये कॉन्सेप्ट यकीनन आपको समझ आ गया होगा। हाँ, ये जो इंटरनेट वाला था उसे क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये भी उसी में आएगी। और जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट थे वो 17,045 मेगावाट जो थे वो हमारे ऐड हुए, या वो एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स थे वो सी पैक के थ्रू आए, 17,000 मेगावाट। तो सी पैक का फर्स्ट फेज जो थी वो 2015 से 2020 तक थी। और इसमें से जो है अभी भी काफ़ी सारा काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फेज़ 2 पे आए हम। फेज़ 2 जो है आपने अब इकॉनमी, अब ये आप थोड़ा सा लिंक बनाते जाएंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी, और कॉन्सेप्ट आपका बनता जाएगा कि जो फेज़ 1 है उसमें क्या किया कि जो इकॉनमी के जो बॉटल नेक्स थे हमने उनको दूर किया। अब हमने जो है वो 2 मिनट रुकेंगे आप, अजान हो ले उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं।
अस्सलामुअलैकुम। हेलो निमल भाई, निमल भाई इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है सेकंड पे उसकी सी पैक की? चल रही है रिकॉर्ड। एक्चुअली दोनों नमाजें मेरी रह गई हैं, जोहर की भी और असर की भी और मगरिब की भी, तो मैं फिर जा रहा हूँ तो मगरिब से सुन लूंगा। जी जी पढ़ें, वैसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इकट्ठी भी पढ़ी जा सकती हैं। सर ये मगरिब की होगी, इसके बाद कब पढ़ सकता हूँ? ईशा के साथ? पेपर्स में जो है वो फजर की नमाज पढ़ते थे, उसके बाद पेपर दे के हम 4 नमाजें इकट्ठे पढ़ते थे। चलो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर ठीक है। सर फिर रिजल्ट गंदा आता है। जी सर ये शी सेड के रिजल्ट गंदा आता है। हमारा तो पहले ही आने वाला है। क्या हुआ? कुछ बोला है आपने? नहीं नहीं, वो कह रही है कि रिजल्ट गंदा आएगा अगर इस तरह इतनी स्पेस देके नमाज पढ़ेंगे। याद रखने हैं नहीं आप। नहीं सर, यू आर अ ग्लेरिंग एग्जाम्पल। अगर आपने ऐसे पढ़ी है तो फिर तो हो सकता है ना। नहीं, ये वाकई इस्लाम में है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी जो है वो 2-2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी है गज़वा खंदक में। सर अपनी बात कर ले। सर लेकिन इसको आदत नहीं बनाना चाहिए, वो बहुत, अगर आपको कोई बहुत मजबूर हो गए आप तो उस केसेस में होता है। जी ऐसे ही है, ठीक। फेज़ 2 जो है उसकी बात कर लेते हैं। फेज़ 2, मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? स्क्रीन जी नज़र आ सर। रही है सबको? यस सर। ठीक हो गया। फेज़ 2 जो है वो अभी जो चल रही है हमारी, वो फेज़ 2 है। यस सर। फेज़ 2, फेज़ 2 का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2020 से 2025 तक है। और फेज़ 2 में मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि ये हमारा किस तरह से सी पैक के फेजेज़ अरेंज हैं। पहला फेज़ हमने क्या किया, हमने अपनी जो बॉटलनेक्स थी इकॉनमी में उनको दूर किया। हमने कोशिश की कि हमारी इकॉनमी में हमने वो चीज़ें जो हैं वो दूर करने की कोशिश की जो हमारी बॉटलनेक्स हैं, जो हमारी डेवलपमेंट को रोक रही हैं। अब जो फेज़ 2 थी, अब ये वो फेज़ है जिसमें हमने अब जो बॉटलनेक्स दूर किए हैं उनको अब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। हमने बॉटलनेक्स तो दूर कर ली, लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ भी तो होनी चाहिए जिसको हम बेच सकें, जिसको दुनिया के साथ हम तिजारत कर सकें। तो वो जो है वो हमारा फेज़ 2 में है। और उसमें हमने क्या किया है, पहला जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। किधर गया है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन? और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है वो हमने क्या किया है, एक मिनट में अपना मोबाइल इधर रख लूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है वो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं। आपको पता है कि अभी जो है वो सी पैक का जो सबसे विजिबल एलिमेंट आपको नज़र आता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। वज़ीर आज़म ने काफ़ी सारे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन का इफ्तिताह किया है, वो है 9 इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो जो 9 इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन्स हैं वो डिवाइडेड हैं हमारे जितने जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनमें, मतलब वो कश्मीर में भी है, जीबी में भी है, बलूचिस्तान में, सिंध में, इस्लामाबाद में, पंजाब में, जितने भी हमारे यूनिट्स हैं फेडरेटिंग यूनिट, सब में जो है वो डिवाइडेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला जो है वो केपी में जो है वो रशिया कई इकोनॉमिक जोन्स। रशिया कई जो है वो मर्दान के पास एक एरिया है, मोटरवे जो M1 है उसके बिल्कुल ऊपर आता है, तो इसे रशिया कई इकोनॉमिक जोन्स मर्दान में इकोनॉमिक जोन केपी। उसके अलावा जो है वो एक इसे चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, धबेजी सिंध में एक ये है। उसके अलावा जो है वो बलूचिस्तान में बोस्टन इकोनॉमिक जोन,
बोस्टन इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन। उसके अलावा जो है वो अलामा इकबाल कुछ महीने पहले, ये 1 साल पहले उसने इफ्तिताह किया था फैसलाबाद में, हमारे पीएम वज़ीर आज़म मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। और ये 4 हो गया। उसके अलावा जो है फिर हमारा कहाँ पे है, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी मॉडल जोन। उसके अलावा जो है वो पोर्ट कासिम पे एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का सोचा गया है, इंडस्ट्रियल पार्क एट पोर्ट कासिम। कराची। उसके अलावा कहाँ पे बात की गई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन मीरपुर। उसके अलावा कहाँ पे है, मोहम्मद मार्बल सिटी एट फाटा, अर्सवाइल फाटा, जो पहले फाटा था अब नहीं रहा। उसके अलावा जीबी में जो है वो क्या जगह का नाम है, अब ये मुझे से पढ़ा भी नहीं जा रहा, मुकपंदस। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये जो है वो जितने भी जीबी, फाटा, एजेके और इस्लामाबाद, चारों सूबे सब में एक एक जो है वो इकोनॉमिक जोन बनाया गया। और इनका जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाया गया, इन्होंने कुछ जो है वो स्पेसिफिक हर एक जोन है उसको टारगेट किया है कि वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, जैसे ये मार्बल सिटी की बात की गई है फाटा में। उसके अलावा जो जिस एक स्पेसिफिक इलाके की उसके करीब कौन इंडस्ट्री लग सकती है, उसके लिए कहाँ पे जो है वो रॉ मटेरियल दस्तयाब होगा, उस सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए जो है वो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डिज़ाइन किया गया। और इस तरह से जो है वो पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मॉडल लाया गया, जो कि एक चाइनीज़ मॉडल है। अब होगा क्या कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, इसमें जो है उन्हें स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे टैक्स के हवाले से। उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज जो होंगी, बिजली, गैस, इंटरनेट, उसके अलावा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, कोई टैक्स कलेक्शन, ये वो सारा कुछ जो है उनको वन विंडो एक ही जगह पे अवेलेबल होगा। उसके अलावा जो बहुत सारे कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उससे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, कोई किसी से इजाज़त लेनी पड़ती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो वो सारी भी उन्हें वन विंडो वहाँ पे ट्राई किया जाएगा कि उनको फैसिलिटेट किया जा सके। और इस तरह जो है वो जो आपकी आपकी इकॉनमी है उसको एक्सपोर्ट की तरफ ले जाने के लिए, आपको जो इन्वेस्टर्स हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया है। और बहुत सारे जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनमें वो डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। इसमें रशिया कई जो है शायद उसका इफ्तिताह हो चुका है, अलामा इकबाल जो फैसलाबाद के करीब है उसका इफ्तिताह हो चुका है। इस तरह करके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम हो रहा है। उसके अलावा बात करें कि हमारा और क्या इसमें फ़ेज़ 2 में आता है, तो फ़ेज़ 2 में उसके अलावा जो वो चीज़ जो है वो जिस पे बात करने की जिसको डेवलप करने की बात की गई है वो है टूरिज़्म। सी पैक के थ्रू जो है वो जो हमारा कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे जो है वो टूरिज़्म को प्रमोट करने का पूरा एक मॉडल बनाया गया है। मैं उसका आपको नाम बता देता हूँ, उसे 5+1 मॉडल कहते हैं। किधर गया। जो हमारा कोस्टल बेल्ट है बलूचिस्तान वाला, बलूचिस्तान एंड सिंध,
कराची से लेकर गवादर तक, उसको जो है वो टूरिज़म के लिए डेवलप करने की बात की गई है। और ये जो है ये इसे कहते हैं 2+1+5 टूरिज़म पोटेंशियल स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल जो है वो स्पेस की बात, कोई चीज़ जो है किसी दो स्पेसेस में जो डिवाइडेड होती है उसके लिए स्पेशल की टर्म यूज़ होती है इन पाकिस्तान। अब ये क्या है, दो क्या हैं, 2 सेंटर्स हैं जिनके दरमियान टूरिज़म को डेवलप किया जाएगा। वो 2 सेंटर्स कौन कौन से हैं? कराची पोर्ट एंड गवादर पोर्ट, 2 सेंटर्स। वन बेल्ट या वन एक्सिस कह लो, वन एक्सिस, ये जो 2+1 है, ये वो पूरा जो बेल्ट है कोस्टल टूरिज्म वाला, बेल्ट, उस पे जो है वो बात की जाएगी। और 5 जो हैं वो डिफरेंट सेंटर्स हैं, 5 टूरिज्म जोन्स जहाँ पे स्पेशल टूरिज्म की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ऑल दो इस सारे पूरे एक्सेस पे दी जाएंगी, लेकिन स्पेशली उनको जो है वो उन पे जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस करेगी। उनमें जो है वो जीवानी एंड गवादर, जीवानी एंड गवादर। उसके अलावा जो है वो कौन सा है, जल जाओ और मारा, सोनमिनी और आखिर में खीती बंदर। इस तरह करके जो है वो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, टूरिज़म को डेवलप करेगी। और दुनिया में जो है वो जो टूरिज़म होती है उसका किसी भी मुल्क का जो जीडीपी है उसमें एक जो है बड़ा मेजर रोल होता है। और पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़म को डेवलप करने का, पाकिस्तान कर नहीं पा रहा। और सी पैक के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के उस जो एक स्पेशल पोटेंशियल है टूरिज़म के हवाले से उसको एक्सप्लॉयट करने की जो है वो बात की गई है। उसके अलावा इसमें क्या है वो उस पर मैं बात कर लेता हूँ। एग्रीकल्चर, ये आखिरी टूरिज्म जोन कौन सा लिखा आपने? केथी बंदर। उसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे काम होगा पाकिस्तान के। अच्छा, सिर्फ जो है एक और दो चीज़ों में थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं कि जो सी पैक है वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ इकॉनमी पे बात नहीं करता है, वो सोशल डेवलपमेंट की भी बात करता है। और वो सोशल डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे है, हमारी एग्रीकल्चर में। लोगों की जो है वो भलाई, लोगों को उनकी ज़िंदगियाँ आल दो इकॉनमी से भी बेहतर होती हैं, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी बेहतर होती हैं होंगी, लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर से होगी। क्योंकि हमारी जो है वो मोर देन 60% जो आवाम है, जो हमारी पब्लिक है, वो किससे कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए जो है वो इससे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें एक तो जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी पे काम किया जाएगा, हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च, अच्छे सीड्स रिसर्च, लाइव स्टॉक की अच्छी ब्रीडिंग, उन पे बहुत ज़्यादा काम होगा। और उसके अलावा हमारी इरिगेशन को जो है वो उसको मॉडर्न लाइंस पे लाने की कोशिश की जाएगी। उसमें मैंने एग्रीकल्चर वाले पॉइंट में भी बताया था, इधर बता देता हूँ। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, यहाँ पे जो है वो मैं बाद में शायद पॉइंट भूल जाऊँ और आपको बताना जो है वो मैं इधर ही बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर चाइना को है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तो समझ आता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसे क्यों इंटरेस्ट है। क्योंकि हमने बात की कि उसने जो है वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ऑब्वियसली ट्रेड बढ़ेगी, उसने अपनी प्रोडक्ट भी बेचनी है, कुछ उसके मुल्क में जाएंगी। लेकिन एग्रीकल्चर सोशल डेवलपमेंट में क्यों वो इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए जो है वो उनकी अपनी आबादी जो है वो, आपको पता है बहुत दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सा है, चाइना है। और चाइना को जो है वो फूड सिक्योरिटी, सबको खिलाना पिलाना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनकी आबादी और भी बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। और वो फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी जब उनका
अपने मुल्क में तो अपनी खुराक अपनी फसलें लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत पोटेंशियल है, ऑब्वियसली उससे जो है वो अपनी उनकी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। यहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो उनके मुल्क में जाएंगी, उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। तो इस तरह करके जो है वो हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी जो है वो ये सी पैक जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं इसमें। एक जो है वो इसमें सी फेज़ 2 में एक और पॉइंट है जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 कहते हैं। तो हमारा पहले एक बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था चाइना के साथ, उसको रिवाइज करके उसमें कुछ और प्रोडक्ट्स इंक्लूड करके इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स थी जिनको जो है वो जिन पे टैरिफ कोई नहीं लगता था, वो हमारे मुल्क में जाएं वो उधर मुल्क में जाएं, तो उसमें जो है वो अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया उसमें 330 नई प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया गया, और ये भी सी पैक का पार्ट फेज़ 2 है, इस पे काम हो चुका है। उसके बाद फ़ेज़ 2 में हमने बहुत बातें कर ली, और फ़ेज़ 2 में आपको समझ आ गया होगा कि फ़ेज़ 1 का पर्पस जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अगर बॉटलनेक्स को दूर करना था, तो फ़ेज़ 2 का पर्पस जो है वो क्या है, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को। अब जो हमने बॉटलनेक्स दूर किए हैं, अब उस बॉटलनेक्स जो हमने दूर की थी उससे फ़ायदा उठाना है, हमने अपने पोटेंशियल को एक्सप्लॉयट करना है, हमने नई प्रोडक्ट्स बनानी है, एक्सपोर्ट्स अपने को बढ़ाना है, हमने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, और उसको किस तरह से इंश्योर करना है उसके लिए फ़ेज़ 2 है। उसमें हमने कौन से प्रोजेक्ट्स की बात की, वो हमने बात की कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में होगी, उसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो उसकी रिफॉर्म्स होंगी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत काम होगा, उससे हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। उसके अलावा हमने बात की और क्या था उसमें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो रिवाइज होगा, उससे ऑब्वियसली हमारी ट्रेड पे फ़र्क पड़ेगा। और एक और उसमें था टूरिज़्म आपको बताया कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें जो उसकी जीडीपी है उसमें जो टूरिज़्म है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ का जो एक जीडीपी है वो हमारे जो एक एवरेज है उससे काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे पास पोटेंशियल भी है हमारी इस टूरिज़्म की इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने का। तो सी पैक ने क्या किया, उसने ये प्लान बनाया कि हम एक इकोनॉमिक टूरिज़्म डेवलपमेंट का एक पूरा बेल्ट जो है वो उस पर काम करेंगे, जो कि कोस्टल टूरिज़्म बेल्ट होगा, और वो फ़ेज़ 2 में आएगा। ये भी होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी जो है वो थर्ड फेज़ की बात करते हैं हम। थर्ड फेज़ जो है सी पैक का, उसमें ML1 प्रोजेक्ट है। ML1 प्रोजेक्ट आपने बहुत सुन लिया होगा, दोबारा आपको एक बार बता देता हूँ कि जो हमारा जो रेलवे सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की बात की गई है। अब आपको पता है कि दुनिया में जो सबसे विद इन कंट्री जो सबसे चीपेस्ट सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन का, वो रेलवेज होता है। अब आपने जो है वो बोटलनेक्स भी दूर कर दिए हैं, आपने अपनी इंडस्ट्री भी लगा ली है, अब आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को इधर उधर तो भेजना है ना, अपनी उसको उसकी उसकी कॉस्ट जो है वो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी कम से कम पड़े दुनिया में, उसको वो compete कर सके, उसकी कॉस्ट ना बढ़े, तो आपको अपने रेलवे सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा। तो हमारे सी पैक का जो सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिस पे सब एक ही प्रोजेक्ट पे जो है वो अराउंड मोर देन $6 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, और इससे जो है वो हमारी रेलवे सिस्टम जो है वो कराची टू लाहौर, कराची टू पेशावर है शायद, उसको अपग्रेड किया जाएगा। और उससे अपग्रेड क्या होगा, अपग्रेड इतना होगा कि जो 65 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो बढ़ के 105 पे पहुंच जाएगी, और उसका जो है वो ये अराउंड 1680 किलोमीटर है लंबी। और इससे क्या होगा कि जो ट्रांजिट टाइम था वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। अगर पहले 10 घंटे लगते हैं तो 5 में पहुंचेगा, अगर पहले 12 घंटे लगते हैं तो 6 में पहुंचेगा, तो ऑलमोस्ट जो उसका ट्रांजिट टाइम होगा वो हाफ हो जाएगा। स्पीड ट्रेन की ज़्यादा बढ़ेगी, जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कम होंगे, जो डिलेज वगैरह होते हैं वो कम होंगे। तो एक जो है वो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे को अपग्रेड करने का ये प्रोजेक्ट है, तो ये भी हमारी इकॉनमी में जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और
थक तो नहीं गए आप लोग? थक गए सर। चले सर बहुत ये इंटरेस्टिंग है। जी सर ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी ठीक है। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत सारे लोग थक गए। खैर अभी क्या होगा कि हम जो है वो फेज़ 4 में एक नया प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है कि खुंजराब पास क्या मैंने लिख दिया, खुंजराब पास को जो है वो रेलवेज के जरिए जो है वो कनेक्ट करना है। किसके साथ कनेक्ट करना है? मतलब काशगर जो चाइनीज़ सिटी है उसको हमारा हवेलियाँ सिटी उसके साथ जो है वो रेलवे लाइन से कनेक्ट करना, एक न्यू रेलवे लाइन। ये फेज़ 4 में है और ये 12 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट होगा। ये चूँकि नया प्रोजेक्ट होगा, मैंने ML1 की बात इसलिए की थी जो सबसे महंगा है, क्योंकि अभी तक का जो जो जिस पे एग्रीमेंट हो चुका है, जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है, वो उस वक्त तक हम अब तक का सबसे महंगा ML1 प्रोजेक्ट। इसकी अभी तक जो है वो कोई डिटेल्स नहीं पता है CPEC की फेज़ 4, क्योंकि ये बहुत अभी टाइम है इसमें। तो ये फेजेस थी। आपको हमारा इसके पीछे असल में ये चीज़ें समझाना मकसद नहीं था, इसके पीछे जो साइंस है उसको समझाना मकसद था कि CPEC हम किस तरह से इन फेजेस को लेके जा रहे हैं और किस तरह से ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। चैलेंजेस मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ऑल दो जो है वो आपको ये चीज़ें बताना ज़्यादा ज़रूरी थी। चैलेंजेस आप सबको पता है, 2 मिनट बताऊँगा। चैलेंजेस सबसे पहला जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट। इसको मैं अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, कोई फॉरेन जो एजेंसीज हैं वो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकती हैं। ये हमने जो है वो किस में बात की, 5th जनरेशन वारफेयर वाला जो हमारा जो था, क्या उसे कहते हैं, लेक्चर, उसमें बात की थी। सिक्योरिटी थ्रेट जो हमारी इंटरनल थ्रेट्स हैं। उसके अलावा जो है वो जो रीजनल डायनामिक्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। CPEC और BRI के अगेंस्ट जो है वो आपको पता है कि US और चाइना, US और इंडिया और जो क्वाड का सारा जो रीजन है वो सारा इसके अगेंस्ट है, क्योंकि चाइना को कंटेन करना चाह रहा है US। तो ये जो रीजनल डायनामिक्स हैं उसका ऑब्वियसली जो है वो CPEC पे थ्रेट्स हैं वो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हमारी भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। आपको पता है कि हाँ, जब CPEC का अभी तो वो फेज़ गुजर चुका है, वेस्टर्न और ईस्टर्न रूट पे बहुत ज़्यादा बात होती थी, वेस्टर्न और ईस्टर्न रूट। इवन जो है वो CPEC को चाइना पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर करके भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की गई, बहुत अनजस्टिफाइड वो क्रिटिसिज्म था। चाइना पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी जो है वो बात की गई। तो हमारे जो है वो एक जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनमें जो कंसेंसस का लैक है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा जो है वो सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस जो होते हैं वो भी जनरली जो है वो हमारे डिस्कॉर्डेंट होते हैं। सिंध और फेडरल हमारा अभी जो जैसे कि PTI की गवर्नमेंट है, तो इसमें जो है वो सेंट्रल और प्रोविंस के रिलेशनशिप और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, इनका भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता है कि CPEC को जो है वो इंश्योर करना होता है उसकी सिक्योरिटी को। मिलिट्री ने अभी तो CPEC अथॉरिटी बना दी गई है, तो ये जो है इनका रिलेशन जो है वो भी एक जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने किस तरह से CPEC को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। उसके अलावा जो है वो आपको पता है कि करप्शन का हमारा बहुत बड़ा इशू है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा एक कंसर्न की मैं आपसे थोड़ी सी डिबेट कर लेता हूँ, और वो कंसर्न जो है वो आपने ऑब्वियसली सबने क्वेश्चन करने हैं, मैं ट्राई करता हूँ उसको पहले से ही इंश्योर कर दूँ। डेड डिप्लोमेसी का CPEC जो है वो पाकिस्तान पे जो है वो
CPEC will push Pakistan towards that trap. तो मैं आर्गूमेंट्स दूंगा कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान डेट ट्रैप में नहीं जाएगा। और कैसे नहीं जाएगा उसकी मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारा जो अर्ली वेस्ट प्रोजेक्ट थे वो थे 46 बिलियन के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के। 46 बिलियन यूएस डॉलर में से जो है वो 34 बिलियन यूएस डॉलर जो थे वो सिर्फ एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए थे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और जिसको मैंने एनर्जी के आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स होते हैं हाईली प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको गवर्नमेंट पे जो है गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट पैसे लगाएगी लेकिन उनको कोई इनकम नहीं आ रही होगी और उनको जो है वो उनको पे करना मुश्किल होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारा बना प्रोजेक्ट बना कौन सा, ऑरेंज लाइन का। मैं बिल्कुल इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये गलत है या सही है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट को कोई इनकम नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो कर्जा लेके दिया हुआ है कर्जा लेके ये बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि उनको उस कर्जा को पे करने के लिए कुछ अपनी तरफ से रिसोर्सेज ऐड करने होंगे, उन्हें कुछ डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जो खुद कमा के गवर्नमेंट को दे रहे होंगे, हाईली प्रॉफिटेबल होंगे, उनके लिए उनको क्या मुश्किल है कर्जा वापस करना। तो हमारे जो CPEC के जो हैं वो 70% फेज़ 1 में जो प्रोजेक्ट थे दे वर हाईली प्रॉफिटेबल। और दूसरा आर्गूमेंट ये है कि हमारा जो अभी भी जो है वो एक रेशियो है 85% या शायद 90, मोर देन 90% जो हमारा कर्जा है ऑलरेडी जो है वो तो वेस्टर्न बेस्ड है, जो हमने वेस्टर्न कंट्री से लिया हुआ है। तो वो हमारे लिए बर्डन नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो लगेंगे, उन पे क्रिटिसिज्म ये है कि वो हमारा वो क्या है कि क्या कहेंगे यार, डेट बर्डन है। ये होपफुली आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। उसके अलावा जो है वो हम बात करें कि एक क्रिटिसिज्म की जाती है, ये आपने क्वेश्चन करना था इसलिए तो मैं आपको पहले से ही एड्रेस कर देता हूँ कि इज चाइना इज CPEC becoming another East India company? ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में आई, यहाँ पे जो है उसने फैक्ट्रीज लगाई, यहाँ के रिसोर्सेज जो है वो यहाँ से लेके गए और वही जो है वो यहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट की जो सबजुगेशन थी ब्रिटिश की तरफ से उसका एक वहीकल साबित हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या CPEC जो है वो उसी तरह की कोई ईस्ट इंडिया कंपनी है? मैं कहूँगा कि नहीं। क्यों नहीं है, उसमें मैं आपको आर्गूमेंट दूंगा कि जब जो है CPEC जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट में आई, तो सब कॉन्टिनेंट की जो इकोनॉमी थी या ग्लोबल GDP में जो उसका शेयर था वो 18.3% था। सब कॉन्टिनेंट में जब आई तो इंडिया का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब सब कॉन्टिनेंट में 18th सेंचुरी में आई तो हमारा जो दुनिया का 18%, 20 कर लो, मतलब दुनिया में जो है वो 100 रुपए की कोई चीज़ बन रही है तो उसमें से जो 20 रुपए की चीज़ है वो सिर्फ इस सब कॉन्टिनेंट में बन रही थी। तो उनके लिए यहाँ आना, यहाँ को सब्जुगेट करना, यहाँ से रिसोर्सेज लेके जाना, उसके लिए उनके पास जो है वो आर्गूमेंट था। अब इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ मैं करता हूँ। पाकिस्तान जो है उसका ग्लोबल जो GDP है उसमें शेयर 0.84% है। एक ऐसा कंट्री जो है वो पहले से ही जो है उसका कोई शेयर ही नहीं है उसके ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में, ग्लोबल प्रोडक्शन में। तो कैसे उसके जो है वो आप उसको CPEC से उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो सर्कमस्टांसेस है वो ही डिफरेंट हैं। दूसरा मैं आपको मॉडल दूंगा प्रेसिडेंट का, कि दुनिया में ये मॉडल है कि जब भी कोई छोटा कंट्री, स्मॉलर कंट्री बिगर कंट्री के साथ ट्रेड करता है तो ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? स्मॉलर कंट्री को। इसकी एग्जांपल जो है वो है क्या है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा जिसे कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें जो है वो 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका के,
अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अब हुआ क्या कि जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो दो सारे कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है जब एक दूसरे की तजारत करते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? मैक्सिको को हुआ। और जो अमेरिका था, ट्रंप ने जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया कि हम इसको नाफ्टा को जो है वो रीनिगोशिएट करेंगे। तो पर्पस जो बताने का ये था कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो जब दो मुल्क आपस में ट्रेड करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, तो जो फ़ायदा होता है वो कंट्री जिसकी पहले इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती, जो छोटा कंट्री होता है जनरली उसको ज़्यादा होता है। ये ग्लोबल प्रेसिडेंट्स हैं। तो सी पैक्स जो है वो जनरली जो है वो आ, उसका जो है वो ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होने वाला। अलावा जो है वो आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या पाकिस्तान जो है वो रेडी है ये सारा कुछ इतने फ़ायदे से उठाने के लिए? इज पाकिस्तान रेडी फॉर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट सच पोटेंशियल? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं रेडी है। क्यों नहीं रेडी है? एक तो हमने जो है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है पहले ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है आपको इंडस्ट्री लगानी है, आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी है, वो किसने करनी है? लोगों ने करनी है ना, ह्यूमंस ने। तो आप जब ह्यूमंस को डेवलप नहीं कर रहे होंगे, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए काम नहीं करेंगे, उनकी वेलफेयर पे लिए काम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही होंगी उनको आप सही तरह एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा थीसिस ये है इस डिबेट के बाद कि अगर हमने सी पैक को जो है वो सही तरह से एक्सप्लॉयट करना है तो हमें अपने ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो है ही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें अपने ह्यूमन कैपिटल को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये था वे फॉरवर्ड। आप लिख सकते हैं कि जो है वो प्लानिंग अच्छी हो, इसकी वन विंडो ऑपरेशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ये वो सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे लगता है हमने 2 घंटे, शायद 2 घंटे से ज़्यादा हो गया। अभी आप क्वेश्चन करेंगे, एक एक बंदा हाथ खड़ा करेगा, आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं एड्रेस करूँगा वन बाय वन। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, किधर चले गए हैं सारे? सर, और इसमें हम ये भी तो कह सकते हैं ना सारे कि सारे सारे बोलने लग जाएंगे तो आवाज़ नहीं सही आ पाएगी। कौन बोल रहे हैं अभी? सर मैं बात कर रही हूँ सना विद डबल ए। सना विद डबल ए। अभी जो क्वेश्चन करेगा वो अपना हाथ खड़ा करेगा। सना विद डबल ए, क्वेश्चन करें। सर मैं क्वेश्चन भी था और पॉइंट मेरा ये था कि जो हमने चैलेंजेस की बात की थी वहाँ पे हम ये भी बात कर सकते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस इन अवर सोसाइटी, मतलब कि जिसमें फिर वो इजीली हमारी जो फॉल्ट लाइंस होती हैं उसके थ्रू जो है प्रोपेगेंडा जो है जनरेट किया जाता है और हम जो कि चीज़ हमारे लिए जो प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है हम उसी को अपोज करने लग जाते हैं। मतलब जैसे कि कुछ टाइम पहले तक स्टिल अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं अपने यूनिवर्सिटी टाइम में थी और सी पैक स्टार्ट हुआ था तो लाइक रेडी वाला भी कह रहा होता था कि सी पैक जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, चाइना जो है वो हमें कंट्रोल कर रहा है, ये वो। यानी कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो है हम लोग जो है इसको बहुत अपोज कर रहे थे। तो ये है कि हम अपने इसमें मीडिया को यूज़ करें और ताकि जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम इस चीज़ को स्पेस दें ताकि हम उससे बेनिफिट ले सकें, क्योंकि इन ग्लोबल एरा नाउ इन 21st सेंचुरी के आपकी इंटरडिपेंडेंसी बिल्कुल बहुत क्रिएट हो चुकी है। तो डेफिनेटली गिव एंड टेक का प्रोसेस तो चलेगा ही चलेगा, हम उससे डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड कैन नॉट गो फर्दर इन आइसोलेशन। तो आइसोलेट होके तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जी जी, आपका पॉइंट अच्छा है। मैं उसको रीफ्रेज करता हूँ कि हमें जो है वो क्या करना है, हमें नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना है। नेशनल नैरेटिव की हमने बहुत सारे पॉइंट्स में बात की थी, बहुत सारे लेक्चर्स में बात की थी, और इधर भी एग्जैक्टली वही नेशनल नैरेटिव बिल्ड होगा। हमारी सोसाइटी, हमारा जब एक एक बंदे को जो है वो इसकी सिवेरिटी का, इसके फ़ायदों का, इसके नुकसानात का नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली वो अंधेधुंध वैसे ही तनकीद करता जाएगा, उसको फैक्ट्स का नहीं पता होगा।
तो हमें नैरेटिव बिल्ड करना है, हमें लोगों को फैक्ट्स बताने हैं, हमें जो मिथ्स हैं उनको काउंटर करना है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये पॉइंट है। क्वेश्चंस? आज कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गया। मैं क्वेश्चन करूं फिर आप लोगों से? सर मेरा क्वेश्चन है। जी बोलें। सर देखिए, BRI और CPEC से चाइना को ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वो तो डोमिनेट कर सकता है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे भी, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको उन पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे इन तमाम प्रोजेक्ट्स के? इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो CPEC से ज़्यादा चाइना कर रहा है, तो फिर वो तो मतलब USA की सपोर्ट है इंडिया को, लेकिन पाकिस्तान का USA के साथ उस तरह रिलेशंस नहीं है, तो ये इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे? पहली बात कि अगर किसी एक प्रोजेक्ट से जो है वो आपको भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको जो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो नुकसान हो रहा है। नुकसान और ज़्यादा और कम फ़ायदा में जो है वो आपको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। कि अगर आपको जो है वो फ़ायदा हो रहा है लेकिन उससे थोड़ा कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए नुकसानदेह है। फ़ायदा तो हो रहा है ना आपको, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ऑब्वियसली जो है वो चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक कंट्री है। वो उसको जो है वो अपनी जो उसकी वॉर स्टेटेड पॉलिसी है ही नहीं है। उसने आज तक जो है वो अपने आप को पीसफुल नेशन कहता है, और उसकी बिल्कुल उसने आज तक कोई जंग लड़ी नहीं है हिस्ट्री में। तो उसने जो है वो इंडिया जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है, सेकंड मोस्ट मार्केट है, जिसमें एक 1.3 बिलियन 1.3 अरब लोग रहते हैं। और इतनी बड़ी मार्केट को एक नेबर का इग्नोर करना, और वो नेबर जिसने जो है वो जिसने जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है उसको वो चैलेंज कर रहा है, राइजिंग पावर है वो, तो वो नामुमकिन है। तो वो प्रैग्मेटिक उसका सोल्यूशन क्या है कि वो वहाँ भी इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे जो है उसके अपोनेंट्स हैं, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपना फ़ायदा है, उसकी जो है इंटरकनेक्टिविटी बढ़ेगी। और मज़े की बात यह है कि अगर जितनी इंटरकनेक्टिविटी बढ़ेगी उतनी हॉस्टिलिटी कम होगी। आप वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे अगर हॉस्टाइल फैक्टर्स हैं, वो हॉस्टाइल फैक्टर्स की जो सिवियरिटी है उसको कम करने का एक तरीका ये भी है। सर कल क्लास होगी? कल क्लास देखता हूँ मैं, होगी इंशाल्लाह। कोई और क्वेश्चन? आज जो यस है सर, वो मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलें। सर हमने कहा जी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये नहीं बनेगी क्योंकि सर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन सर जो चाइना आ रहा है वो सर पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से आ रहा है। जी जी सही कह रहे हैं, एम आई राइट सर? तो बिल्कुल। सर जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की है, सर चाइना बेनिफिट ले रहा है, तो सर पाकिस्तान इससे क्या बेनिफिट ले रहा है? क्योंकि सर जितने भी ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं सर ये सारे लोन बेस्ड हैं, और सर इनका इंटरेस्ट रेट वेरी हाई है। जो हम IMF वगैरह से लोन ले रहे हैं सर उनसे इनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। पहली बात ये है कि ये फैक्चुअली रॉन्ग है कि इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो जनरली पैरिटी पे है। और ये जो है वो जो एक चैलेंज जो ट्रांसपेरेंसी का बात किया था उसमें है कि आपके हमारे बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे ट्रांसपेरेंट नहीं है, उस वजह से जो है वो इनकी मिथ्स क्रिएट होती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान का वो जो है वो स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से आ रहा है या जिस मर्जी वजह से आ रहा है, वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ला रहा है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक वहीकल बन रहा है, तो वो जिस मर्जी पर्पज़ से आए हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है ना। और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर वो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से आ रहा है, तो अगेन वो हमारा अलाय है। इंडिया जो है और US एक टाइम होता था हमारे अलाय होते थे, लेकिन अभी जो पावर शिफ्ट हो चुकी है, हमारा जो एक्सिस है, जनरली वी आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चाइना, रशिया, और जो ये ईस्टर्न ब्लॉक है। तो ऑब्वियसली जो है अगर वो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की वजह से आए, वो अपने फ़ायदे की वजह से आए, जिस मर्जी पर्पज़ से आए, फ़ायदा हमारा भी हो रहा है, हमारी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो दोनों का फ़ायदा। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू सर। अच्छा, पहले इस तरह होता था कि जी क्वेश्चंस क्वेश्चंस किया किसी ने?
नहीं है। पहले होता था कि हमारा जब क्वेश्चन आंसर शुरू होते थे जनरली बहुत सारे लोग जो है वो मीटिंग को लेफ्ट कर देते थे। अभी जो है वो कोई किसी ने लेफ्ट भी नहीं किया, सारे मीटिंग के अंदर है और किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया। चलें, बहुत शुक्रिया। ये आज का लेक्चर बहुत लंबा गया, मेरे पास भी टाइम था और बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए ज़रूरी थी और मैंने ट्राई किया कि आपको जितनी चीज़ों की बताने की ज़रूरत है, एक रिडंडेंट चीज़ें ना बताऊं, वो कॉन्सेप्ट्स बताऊं जो शायद पहले आपको ना पता हो, जिन पे आपने पहले ना पढ़ा हो, या वो पर्सपेक्टिव दूं जिस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को ना देखते हो। तो पर्पज़ मेरा यही था। आप जो है आप इस पर थोड़ी सी और रिसर्च करें, मेरे लेक्चर को भी देखें और मुझे भी एजुकेट करें। एजुकेशन जो है वो इसी तरह डिस्कशन का पर्पज़ ही यही होता है, दोनों फ्री कैन का फ़ायदा हो। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सर मिलते हैं। जी जी सर, अगर सैटरडे को 3 से 6 बजे तक की स्लॉट में अगर लेक्चर आप ना लें। 3 से 6 हम 3 घंटे डेली बात ही नहीं करते हैं, हमने 1.5 से 2 घंटा बात करनी होती है। आज छुट्टी थी इसलिए थोड़ा लंबा सर गया। इस सैटरडे में सर इस स्लॉट में ना सर हर सैटरडे को मॉक हो रहे होते हैं सर ऐसे के। तो अभी सर मैं ऐसे का मॉक दे के फ़ौरन आपकी क्लास ज्वाइन की, उधर सेंड करके आधा तो थका उधर था, तो आपको भी बस वादे से कॉन्सेप्ट मैंने लिए सी पैक वाले। तो अगर ये लेक्चर यहाँ बाद में हो जाए या पहले हो जाए ना 3 से, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। वैसे ये खैर मेरा अकेले का इशू है, और क्लास मैं ये एग्री बात करती है करने तो लगा मैं था फिर कि अकॉर्डिंगली जनरली ले आपके लूँगा। अगर आपकी वजह से जो है वो ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है तो जनरली आपको एडजस्ट करना चाहिए। और दूसरा ये कि प्राइमरली हम जो है वो बात कर रहे होते हैं, मेरी मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं आपको ऐसे में भी हेल्प कर सकता, लेकिन इतना टाइम देना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के भी, और पॉसिबली इसी स्लॉट में। और इससे डिले हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो है वो इसके बाद इंटरनेट का ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंटरनेट के ट्रैफिक की वजह से जो है वो आपका जो है वो इंटरनेट स्लो होने की वजह से डिस्ट्रक्शन आवाज़ में होती है, सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ। तो अच्छा इंटरनेट भी इसी वक्त चलता है। ठीक हो गया, समझ आ गया आप लोगों को? आप इस पे थोड़ी रिसर्च करें और नेक्स्ट लेक्चर में आपने क्वेश्चंस करने हैं मेरे से, इस पे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।